नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने आप कह सकते हैं दशकों तक भारत के बिजनेस पर और लाखों आम लोगों की जिंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ी है। ये कहानी है सुब्रत रॉय और उनके बहुत बड़े साम्राज्य सहारा इंडिया परिवार की। जी। कैसे मतलब बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक खड़ा कर देता है। और फिर कैसे वो सब कुछ कानूनी और वित्तीय मुश्किलों में फंसता चला गया। बिल्कुल, ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ सा दिखा। हाँ। तो हमारा मकसद आज सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इस पूरी यात्रा को, इसके मुख्य पड़ावों को समझना है। सही बात है। वो मोड़ कौन से थे? हाँ, वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने सहारा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जी और फिर वो क्या वजहें थीं कि इतना बड़ा ढांचा चरमरा गया। जी। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये उन तमाम जानकारियों, जीवनियों और विश्लेषणों पर आधारित है जो सहारा के इस पूरे सफर को समझने में मदद करती हैं। और ये सूचना ही अपने आप में हैरत अंगेज है कि कैसे एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी इतने बड़े, इतने अलग अलग क्षेत्रों में फैले ग्रुप में बदल गई। हाँ, जिसने देश के कोने कोने में लोगों को छुआ, लाखों लोगों को। हाँ। और फिर वो कौन सी दिक्कतें थीं, कौन सी दरारें थीं जो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पूरी नींव हिल गई। चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सुब्रत रॉय से। जन्म उनका 10 जून 1948 को बिहार के अरियरिया जिले में। जी। शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में और फिर गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अच्छा। बिजनेस की दुनिया में उनका जो पहला कह सकते हैं महत्वपूर्ण कदम, हाँ। वो 1976 में आया। तब उन्होंने गोरखपुर में सहारा फाइनेंस नाम की एक छोटी सी संघर्ष कर रही चिट फंड कंपनी को संभाला था। चिट फंड कंपनी, हाँ, उस जमाने में ये काफी चलती थी छोटी जगहों पर। बिल्कुल। ये समझना भी जरूरी है शायद कि चिट फंड क्या होता है। जी। मूल रूप से एक तरह की बचत योजना ही है ये, हाँ, जहाँ लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर बारी बारी से किसी को मिलता है। सही। तो उस वक्त ये कंपनी काफी मुश्किल में थी। लेकिन जो असली उड़ान भरी वो 1978 से, जब रॉय ने इसे एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया, सहारा इंडिया परिवार। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है असल में। हाँ, यहीं से वो अरबों खरबों के साम्राज्य और लाखों लोगों के जुड़ने की कहानी ने रफ्तार पकड़ी। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई महत्वाकांक्षा। हाँ, और उनकी जो शुरुआती रणनीति थी वो वाकई उस दौर के हिसाब से बहुत अलग और प्रभावी थी। किस तरह से? उन्होंने अपना ध्यान बड़े शहरों पर नहीं रखा, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों, गांवों के आम लोगों पर लगाया। अच्छा। ऐसे लोग जिनकी शायद बैंकों तक उतनी आसान पहुंच नहीं थी, या जो छोटी छोटी बचत करना चाहते थे, उनसे बहुत छोटी छोटी रकम रोज की या हफ्ते की किश्तों में जमा करवाई जाने लगी। तो मतलब डेली कलेक्शन जैसा मॉडल था? हाँ, कुछ वैसा ही। और इस काम के लिए उन्होंने एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। हाँ, ये सुना है, लाखों एजेंट थे शायद। जी, लाखों, जिन्हें सहारा वर्कर कहा जाता था। ये घर घर जाते थे, लोगों से मिलते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। ये सिर्फ कलेक्शन एजेंट नहीं थे, ये कंपनी का चेहरा थे, लोगों के भरोसे का माध्यम थे एक तरह से। और वो परिवार शब्द का इस्तेमाल? हाँ, वो बहुत सोचा समझा कदम था, एक ब्रांडिंग रणनीति। मतलब एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश। बिल्कुल। छोटे निवेशकों के मन में ये भाव पैदा करना कि वो सुरक्षित हैं, वो एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं जहां उनका ख्याल रखा जाएगा। इसी अपनेपन और भरोसे ने शुरू में सहारा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। लोग जुड़ते चले गए। और इसी भरोसे की नींव पर सहारा ने बहुत तेजी से अपने पंख फैलाए। मतलब वो सिर्फ डिपॉजिट लेने वाली कंपनी नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते देखते उन्होंने कई अलग अलग फील्ड्स में कदम रख दिया। कुछ तो बिल्कुल असंबंधित से लगते थे। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत तेज था। जैसे फाइनेंस और डिपॉजिट स्कीमें तो चली रही थी, वो तो शायद उनका कोर था। जी, वो तो आधार था। लाखों एजेंट वाला मॉडल, वही शायद बाकी बिजनेस को फंड कर रहा था। लगता तो यही है। फिर उन्होंने मीडिया में एंट्री ली, राष्ट्रीय सहारा नाम से हिंदी अखबार शुरू किया। हाँ, उसकी पहुंच अच्छी खासी थी। फिर टीवी में आए, सहारा टीवी, जो बाद में सहारा वन बना, एंटरटेनमेंट चैनल। जी। फिर एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी कदम रियल स्टेट में, महाराष्ट्र में, पुणे के पास एमबी वैली सिटी। ओ हाँ, एमबी वैली, वो तो बहुत चर्चा में रहा। एक लग्जरी टाउनशिप। लग्जरी से भी आगे, मतलब एक पूरी दुनिया बसाने जैसा प्रोजेक्ट था। गोल्फ कोर्स, झीलें, एयर स्ट्रिप, विला, भारत में लग्जरी की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश। जी। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ देश तक नहीं रुकी,
वो ग्लोबल लेवल पर भी जाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने विदेश में भी बड़े निवेश किए लंदन का मशहूर ग्रॉसवेनर हाउस होटल खरीदा। और न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल भी। हाँ, प्लाजा होटल। ये सिर्फ निवेश नहीं थे शायद, ये दुनिया को सहारा की ताकत दिखाने का एक तरीका भी था। बिल्कुल, एक स्टेटमेंट था ये। और एक चीज जिसने शायद सहारा को हर घर तक पहुंचा दिया, वो था स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, इंडियन टीम की जर्सी पर सहारा। सालों तक वो एक मास्टर स्ट्रोक था। ब्रांड एकदम से नेशनल लेवल पर छा गया। सही बात है। जब टीम इंडिया खेलती थी तो सबकी नजरें उस जर्सी पर होती थी और साथ में सहारा पर। आंकड़ों की बात करें तो वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। कहते हैं कि अपने पीक पर सहारा ग्रुप से करीब 9 करोड़ निवेशक या जमाकर्ता जुड़े थे। 9 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और उनके लिए काम करने वाले कर्मचारी और एजेंट, उनकी संख्या करीब 12 लाख बताई जाती है। 12 लाख लोग? हाँ, मतलब भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी न किसी तरह सहारा से जुड़ा था। यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और इस तेज तूफानी विस्तार की जो रणनीति थी, उसका एक पहलू बहुत जरूरी है समझना। क्या? कि ये सारा फैलाव, मीडिया, रियल एस्टेट, होटल्स, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा था? ज्यादातर तो उन डिपॉजिट स्कीमों से ही आ रहा था। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल सस्टेनेबल था? क्या ये लंबे समय तक चल सकता था? मतलब एक जगह से पैसा लेकर कई जगह लगाते जाना। हाँ, और वो भी ऐसे सेक्टर्स में जहाँ या तो प्रॉफिट कम था या रिटर्न आने में बहुत वक्त लगता। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। अगर डिपॉजिट स्कीमों पर कुछ होता तो पूरा ग्रुप हिल जाता। सही बात है। और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप की बात करें तो उसकी ताकत सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी, उसने एजेंटों और निवेशकों में भी एक गजब का जज्बाती जुड़ाव पैदा किया। हाँ, अपनी टीम वाली फीलिंग। बिल्कुल, जब टीम जीतती थी तो लगता था सहारा परिवार जीत गया। ये मार्केटिंग से कहीं ज्यादा था, राष्ट्रवाद और अपनेपन की भावना को भुनाने की एक बहुत कुशल रणनीति थी। लेकिन सवाल वही कि क्या ये भावना वित्तीय जोखिमों को कम कर सकती थी? शायद नहीं, और यही हुआ भी शायद। हाँ, लगता है यही वित्तीय जोखिम धीरे धीरे सामने आने लगे। एक तरफ साम्राज्य फैल रहा था, दूसरी तरफ मुश्किलें खड़ी हो रही थीं। जी। और समस्या की जड़ बनी सहारा की 2 कंपनियां। एक थी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी SICREL, और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, SHICL। हाँ, इन दोनों कंपनियों ने एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी OFCDs। OFCDs, ये क्या चीज थी? सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह के लोन सर्टिफिकेट थे। निवेशक कंपनी को पैसा दे रहे थे और कंपनी वादा कर रही थी कि या तो पैसा ब्याज समेत वापस देगी, या फिर निवेशक चाहें तो उस पैसे को कंपनी के शेयर्स में बदल सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा लालच था ऊंचे ब्याज का वादा, जो बैंकों से कहीं ज्यादा था। अच्छा। इसीलिए लाखों छोटे निवेशक इसमें पैसा लगा रहे थे। हाँ। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है मार्केट रेगुलेटर सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जिस तरह से और जितने बड़े पैमाने पर सहारा ने यह पैसा जुटाया, वो नियमों के खिलाफ था। क्या नियम थे? उनका तर्क था कि अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से इस तरह पब्लिक से पैसा उठाते हैं तो आपको सेबी की परमिशन लेनी होती है, और जो नियम है निवेशकों की सुरक्षा के लिए, उनका पालन करना होता है। और सहारा ने कथित तौर पर लाखों लोगों से पैसा जुटाया था। हाँ, लाखों से, बिना सेबी की मंजूरी के। देखिए, नियामक के नजरिए से ये मामला बहुत गंभीर था। OFCDs वैसे भी थोड़े जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल। हाँ, खासकर उन छोटे निवेशकों के लिए जो शायद बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेट नहीं थे। उनका रिस्क और रिटर्न समझना आसान नहीं होता, और सेबी का काम ही निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। तो सिर्फ परमिशन ना लेना ही मुद्दा नहीं था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। सेबी का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक से पैसा लेने के लिए जो पारदर्शिता चाहिए, जो डिस्क्लोजर्स चाहिए, मतलब पूरी जानकारी देना, उसका पालन नहीं किया गया। क्या निवेशकों को इन OFCDs के असली जोखिम बताए गए थे? क्या उन्हें पता था कि उनका पैसा असल में कहाँ लग रहा है? ये वो सवाल थे जिन्होंने सेबी को चिंतित किया। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं थी? नहीं, ये लाखों छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा से जुड़ा मसला बन गया था। और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ऊंचे रिटर्न के वादे के चक्कर में लोग संभावित खतरों को नजरअंदाज कर रहे थे? और बस यहीं से वो लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जिसने आखिरकार सहारा की जड़ें हिला दी। जी। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला।
2010-11 में सेबी ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजा, जांच शुरू की। मामला फिर सैट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल गया और फिर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया। कोर्ट ने सेबी की बात को सही माना और सहारा की दोनों कंपनियों SIRCL और SHICL को ऑर्डर दिया कि वो निवेशकों से OFCDs के जरिए जो पैसा लिया है उसे ब्याज समेत लौटाएं। और रकम कितनी थी? रकम चौंकाने वाली थी, लगभग 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, आज से 10-12 साल पहले ये कितनी बड़ी रकम रही होगी सोचिए। इस एक आंकड़े में ही पूरे देश में हलचल मचा दी थी। जाहिर है। इसके बाद भी मामला खिंचता रहा। सहारा ग्रुप कहता रहा कि हमने ज्यादातर पैसा लौटा दिया है, सेबी कहती रही कि हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, ये विवाद काफी लंबा चला। और फिर फरवरी 2014 में जब सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। अच्छा। कुछ दिन बाद उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। देश के सबसे जाने माने उद्योगपतियों में से एक जेल में। ये वाकई अभूतपूर्व था। इसके बाद तो सालों तक कानूनी दांवपेच चलते रहे। जमानत की कोशिशें हुई, संपत्तियां कुर्क करने की, नीलाम करने की बातें हुई। सुब्रत रॉय काफी समय जेल में रहे, फिर पैरोल पर बाहर आए। ये तब पर बहुत नुकसान हो चुका था। हाँ, तब तक सहारा समूह की जो साख्त थी, जो वित्तीय स्थिति थी, उसे बहुत गहरा धक्का लग चुका था। वो जो एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था वो अब मुश्किल में था, अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता, मतलब पतन के कारण क्या रहे? देखिए, अगर हम पीछे मुड़कर देखें और जो भी विश्लेषण उपलब्ध हैं उनको समझें तो शायद किसी एक कारण को दोष देना ठीक नहीं होगा। ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। जैसे कि पहला और शायद सबसे अहम कारण था एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई परतों वाला और अपारदर्शी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पैसा कहाँ से आ रहा है, किस कंपनी में जा रहा है, कहाँ लग रहा है, इसका साफ साफ पता लगाना बाहर से बहुत मुश्किल था। हाँ, ये अपारदर्शिता एक बड़ा मुद्दा था। इसी ने शायद रेगुलेटर्स के शक को और बढ़ाया। दूसरा बड़ा कारण था पैसा जुटाने के लिए नियमों को, रेगुलेशंस को नजरअंदाज करना या उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। सेबी के साथ जो टकराव हुआ वो इसी का नतीजा था। तीसरा कारण, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो था बहुत तेजी से और कई बार बिना पूरी तरह सोचे समझे असंबंधित क्षेत्रों में फैल जाना। मीडिया, लग्जरी होटल, एयरलाइन जो पहले बंद हो चुकी थी, स्पोर्ट्स टीमें, इन सब में बहुत पैसा लग रहा था। कमाई का मुख्य जरिया यानी डिपॉजिट स्कीम ही सवालों में आ गया। तो पूरा ढांचा लड़खड़ाने लगा। ये शायद जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा का भी मामला था। और चौथा लेकिन बहुत अहम कारण, निवेशकों के भरोसे का टूटना। हाँ, वो परिवार वाली बात। जी, सहारा की पूरी नींव ही परिवार और भरोसे पर टिकी थी। जब मुखिया गिरफ्तार हुए, जब कंपनी पर पैसा न लौटाने के आरोप लगे, जब सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, तो वो भरोसा टूट गया। और एक बार जब इतने बड़े पैमाने पर भरोसा टूटता है तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। ये दिखाता है कि फाइनेंस की दुनिया में साख और भरोसा कितने अहम और कितने नाजुक होते हैं। अब अगर हम आज की बात करें तो कहानी का एक चैप्टर तो खत्म हो चुका है। 14 नवंबर 2023 को 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हो गया मुंबई में। जी, वो काफी समय से बीमार थे। लेकिन उनके निधन से सहारा की कहानी या उससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो आज भी उन लाखों निवेशकों का है जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है इस कहानी का। सेबी के पास सहारा से रिकवर किया हुआ कुछ पैसा जमा है। एक फंड बनाया गया है करीब 25,000 करोड़ का। जी। लेकिन उसमें से निवेशकों को रिफंड देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी और जटिल रही है। बहुत कम लोग ही अपना पैसा वापस पा सकें। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत धीमी है और कई निवेशक तो शायद अब रहे भी नहीं होंगे। सही बात है। कई निवेशक आज भी अपनी जमा पूंजी का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार पता नहीं कब खत्म होगा। सहारा समूह की कई संपत्तियां भी अभी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसी हुई हैं। जब हम सुब्रत रॉय और सहारा की विरासत को देखते हैं तो ये एक बहुत मिली-जुली और जटिल तस्वीर सामने आती है। हाँ, मतलब एक तरफ एक असाधारण उद्यमी की कहानी है जिसने शून्य से शुरुआत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, देश के दूर दराज के इलाकों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाई। भले ही वो मॉडल विवादित रहा हो, उनकी लोगों को जोड़ने की, प्रेरित करने की क्षमता गजब की थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी वित्तीय गड़बड़ियों, रेगुलेटर्स के साथ टकराव,
पारदर्शिता की कमी और आखिरकार लाखों छोटे निवेशकों के हितों की अनदेखी के गंभीर आरोपों से भी जुड़ी हुई है। ये महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच, सपनों और नियमों के बीच संतुलन बिगड़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बड़ी सफलता के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया परिवार की कहानी को देखा। कैसे गोरखपुर की एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत हुई और वो एक पूरे भारत में फैला, कई सेक्टर्स में काम करने वाला ग्रुप बना। फाइनेंस, मीडिया, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स। जी। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जटिलता, रेगुलेटर्स के साथ लंबी कानूनी लड़ाई और अंत में निवेशकों के भरोसे के टूटने से इस विशाल साम्राज्य का पतन हुआ। हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और शायद इसके जो सबक हैं वो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। बिल्कुल।